नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बच्चों, कल हम प्रिज्म के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम कुछ उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें प्रिज्म में जो आपके सिलेबस में और नीट में जेई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पतले प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको सबसे शुरुआत में छोटे प्रश्नों से हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका कि कांच का प्रिज्म कोण क्या है? 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। तो कांच का अपवर्तनांक होगा, आपको वैल्यू दी है sin 49.5 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि कांच का जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या 1.42 है, 1.52 है, या 1.65 है, या 1.72 है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तुम जानते हो फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए बच्चों। आपको क्या दिया है? ये प्रिज्म कोण दिया है, ए आपको दिया है बच्चों, कितना दिया है? 60 डिग्री। ये क्या दिया है आपको? अल्पतम विचलन कोण दिया है। अल्पतम विचलन कोण क्या दिया है बच्चों? ये अल्पतम विचलन कोण। ओके, ये आपको अल्पतम विचलन कोण दिया है और अल्पतम विचलन कोण को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम आपको दिया है 39 डिग्री बच्चों। अब आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कांच, कांच का अपवर्तनांक आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों? इसमें अच्छा, पतला प्रिज्म नहीं दिया है, यहाँ पतला नहीं लिखा है तो पतला प्रिज्म आपको नहीं दिया है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप यूज करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव, वो n इज इक्वल टू क्या बच्चों? साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अगर पतला दिया रहता तो यहां साइन साइन हम हटा देते, फिर इसको सॉल्व करके ये लास्ट में जो आता आपका कि n-1 इंटू ए, न्यूनतम विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए आ जाता, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करिए बच्चों, कितना आ रहा वैल्यू? ठीक है, तो ये आएगा साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम कितना दिया है? 39 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2। तो कितना होने वाला है बच्चों? ये होने वाला है साइन, और ये 9, और ये 99.2 डिवाइडेड बाई, और ये साइन 30। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बच्चों? ये डिवाइड करोगे आपको तो कितना आ गया? साइन 49.5 डिवाइडेड बाई साइन 30। वैल्यू पुट करे हो बच्चों, साइन 49.5 की वैल्यू कितनी होगी आपको यहाँ गिवन है, तो दिस इज द 0.76 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये 2 यहां चले जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया आपका? ये हो गया 0.76 इंटू 2, तो ये हो गया 6 दूना 12 और 2 सत्ता 14 1 15। तो ये हो गया बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 1.52। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया बच्चों? 1.52। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। ठीक है, ओके, आई बात समझ में? हम इसको यूज कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम इसमें क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक दशमलव एक 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 दशमलव 1.5 अपवर्तनांक अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म, अब देखो पतले बोल दिया, पतले प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक, वाले पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए, मतलब प्रिज्म कोण
60 डिग्री है। ओके बच्चा, प्रिज्म कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण मान होगा, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण मतलब मिनिमम डेविएशन विचलन कोण होगा। अल्पतम विचलन कोण कांच का अल्पतम विचलन कोण होगा ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अल्पतम विचलन कोण होगा। ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें यूज नहीं कर सकता हूं, पतले को कर सकता हूं लेकिन मुझे वैल्यू अननेसेसरी निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो इसमें पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला यही होगा और ये सब क्या होने वाले हैं? गोल होने, क्योंकि यहां पर क्या दिया है आपको? पतला प्रिज्म दिया है बच्चों। तो पतले प्रिज्म के लिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो, पतले प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, देखो आपका फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू हाउ मच? साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। पतले के लिए मतलब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो साइन a कहाँ टेंड हो जाएगा? a की तरफ, तो डेल्टा m बाई 2 और ये भी क्या होगा? a बाई 2। 2 से 2 मर गया, ये कितना आ गया? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई a। तो देखो n इज इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई a, ये इधर आएगा तो ये एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? ये इधर आएगा एन ए माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम न्यूनतम विचलन कोण बराबर ए कॉमन कर दो तो एन माइनस 1 इंटू ए। तो मतलब फाइनल फॉर्मूला पतले प्रिज्म के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? पतले प्रिज्म के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समझ में आ रही बात? पतला प्रिज्म लिखा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो इसको, चाहे यहां पर डेल्टा लिखा है, डेल्टा एम लिखा है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर यूज करने वाले हम ये वाला फॉर्मूला। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन यू। अच्छा, आप आंसर भी बहुत सारे बच्चों के आगे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी हम 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपस में बातचीत कर सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड आगे वाले। ठीक है, तो सॉल्यूशन बच्चों क्या है इसमें? सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है आपको? n दिया है 1.5, प्रिज्म कोण a दिया है 60 डिग्री और न्यूनतम विचलन कोण आपको निकालना है। फॉर्मूला ये है, तो डेल्टा m इज इक्वल टू हाउ मच? n माइनस 1 इंटू ए। n कितना है बच्चों? 1.5 माइनस 1 इंटू ए कितना है बच्चों? 60 डिग्री। अब टेंशन नहीं लेनी है, यहां पर क्या हो गया? 0.5 इंटू 60 डिग्री, ये मल्टीप्लाइड करो तो 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण क्या आ गया इस कंडीशन में? 30 डिग्री आ गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और स्नेल का लॉ लगा के भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना लेंथी मेथड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जब हमारे पास ये एग्जैक्ट फिनोमिना है तो। ठीक है, ओके, तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तुम तुरंत क्वेश्चन लिखते ही उसको सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, ये समझ में आई बात? ये डिग्री में होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाइड तो कितना हो गया? 0.5 इंटू 60 तो 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो गया इसके लिए? 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण इज 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं इसमें कि पतले प्रिज्म का कोण। अब देखो कितना पतले प्रिज्म का कोण, पतले प्रिज्म का कोण कितना है बच्चों? पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। 4 डिग्री है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसके पदार्थ का अपवर्तनांक, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है।
इज इट क्लियर? इसके पदार्थ का अपूर्णांक 1.5 है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का मान ज्ञात करो। तो फाइंड आउट प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण है ना, कितना होगा बच्चों? अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण कितना होगा बच्चों? विचलन कोण का मान होगा, कितना होगा बच्चों? विचलन कोण का मान होगा, कितना होगा बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होगा? ऑप्शन आपका 1 डिग्री, बी 2 डिग्री, सी 4 डिग्री, डी 6 डिग्री, है ना। तो यू कैन सॉल्व वेरी इजी, है ना। आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके आंसर भी बच्चों के आ गए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है इसका? 2 डिग्री। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और खुद ही अपने आप से देखेंगे कि क्या है इसका फॉर्मूला। दैट सिंपल, डेल्टा एम इज इक्वल टू n-1 इंटू ए। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म क्या है बच्चों? पतला प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? पतला प्रिज्म है। तो आप ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आप ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो अब करते हैं थोड़ी सा हैवी क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। इसको मिटा दूं मैं? ओके, कैन आई रब दिस? क्या मैं इसको मिटा दूं? ठीक है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कांच का एक प्रिज्म कांच के एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 72 डिग्री है। कांच के प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना डिग्री है बच्चों? 72 डिग्री है। ओके, 72 डिग्री है तथा इसका अपवर्तनांक 1.66 है, तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है बच्चों? 1.66 है। ओके, फुल स्टॉप। अब इसको क्या किया गया है? 1.33 अपवर्तनांक वाले 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है। प्रिज्म को किस में रखा गया है बच्चों? 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है। अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है, ओके। 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है। प्रिज्म में से विचलन कोण, प्रिज्म में से होकर जाने वाली, तो प्रिज्म में से होकर जाने वाली समांतर किरणावली के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान, अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन, आपके जो ऑप्शन है बच्चों वो है 62.4 डिग्री, बी ऑप्शन 72.4 डिग्री, सी ऑप्शन दैट इज द 30 डिग्री, और डी ऑप्शन आपका 42.4 डिग्री।
ओके बच्चों, और इसमें जो आपको दिया है बच्चों, आपको दिया है इसमें, सुनना जरा बात को, आपको जो जो दिया है इसमें, एक तो दिया है आपको साइन किसकी वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू दी है बच्चों, ये गिवन रहता है। साइन 36, वैल्यू ऑफ साइन 36 इज 0.5878, साइन 36 वैल्यू 0.5878 और साइन 47.2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी है बच्चों, इसकी वैल्यू दी है आपको 0. इसकी वैल्यू आपको दी है बच्चों 0.7336। ठीक है बच्चों, अब आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दिया है आपको कि कांच के एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 72 डिग्री है, प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.66 है, किस में होगा ये, y में होगा। ठीक है, और 1.33 अपवर्तनांक वाले द्रव में आपने प्रिज्म को क्या कर दिया, इमर्स्ड कर दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले द्रव में आपने प्रिज्म को क्या है रखा है, और उसके बाद ये बोल रहा है तो प्रिज्म से होकर जाने वाली समांतर किरणावली अल्पतम विचलन कोण क्या होगा, कि आपने क्या किया, पहले y में उसका अपवर्तनांक इतना है प्रिज्म का, अब आपने क्या बोला कि अगर आपने प्रिज्म को कहां रखा है बच्चों, किसी द्रव में डुबा दिया है। ठीक है बच्चों, जिस द्रव का अपवर्तनांक कितना है बच्चों 1.33, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना था, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष इतना था। अब ये कह रहा है कि इसमें जब आप किरण आपतित करते हैं तो ये समांतर हो जाती है, इस समांतर किरणावली के लिए न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। इज इट क्लियर? तो तुमने जो विचलन कोण पढ़ा है वो तुमने वायु के लिए पढ़ा है। ठीक है, और उसको हम किसी भी माध्यम में विचलन कोण में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि जो आपका विचलन कोण का फॉर्मूला होता है, ये क्लियर है, मैं यहां पर मिटा रहा हूं। ठीक है, और ऑप्शन भी मैं कैंसिल आउट यहां से मिटा रहा हूं बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, तो लेट अस सी हियर सॉल्यूशन। कैसे इसका सॉल्यूशन, आपको दिया क्या है, आपको क्या क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले प्रिज्म एंगल आपको दिया है, इस बार पतला प्रिज्म नहीं है ना बच्चा। ओके, लिख भी नहीं सकता था पतला, कितने डिग्री का एंगल है 72 डिग्री, पतला थोड़ी होता है ना, और लिखा भी नहीं है, लिख भी नहीं सकता है। इज इट क्लियर? तो दैट इज द 72 डिग्री, और क्या दिया है बच्चों, जो ये अपवर्तनांक दिया है किसका है, प्रिज्म का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ऐसा बच्चों, अब ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि दोबारा दूसरी चीज भी आ रखी है। ओके, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है बच्चों 1.66 इतना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष आपको ये दिया है। अब ये क्या है बच्चों, ये अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है, अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा गया है, तो दैट इज द, ये क्या होगा बच्चों कि ये क्या है, ये दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर मींस पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना है बच्चों 1.33। इज इट क्लियर? अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चा, सुनना जरा बात को ध्यान से, जो हमारे पास न्यूनतम विचलन कोण के लिए प्रिज्म के लिए बच्चा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा होता क्या है बच्चों, दरअसल वो हम ऐसे लिख देते थे ना अभी तक कि n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, अल्पतम विचलन कोण के लिए डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अच्छा, मैंने यहाँ डायरेक्ट ये बाई ये क्यों नहीं लिखा, या n इज इक्वल टू डेल्टा माइनस वो n माइनस 1 इंटू ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रिज्म पतला नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला, और न्यूनतम विचलन कोण के लिए बात कर रहा है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये n होता क्या है, दरअसल सुनो, वहां पर कोई जरूरत नहीं होती, वायु होता है चारों तरफ, तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का, प्रिज्म का, किसके रिस्पेक्ट में, ईयर के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला दरअसल ये है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, दैट फॉर्मूला।
इज इट क्लियर? जब हम इस प्रिज्म को जल में डुबाएंगे तो बच्चा ये अपवर्तनांक जल के सापेक्ष प्रिज्म का आएगा और ये डेविएशन एंगल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये मिनिमम डेविएशन एंगल विल बी चेंजेज, ये चेंज हो जाएगा बच्चों क्योंकि तुमने जल में डुबा दिया है। ओके, यहां तो वायु में है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल के लिए कैसे आप इसको कि जल के लिए लिखने वाले हैं कि क्या बोलेंगे, कांच का अपवर्तनांक, ये तो वायु में था, ये किस में था बच्चों? वायु में। अब जल में क्या होगा बच्चों? जल में ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म किसके रिस्पेक्ट में? जल के रिस्पेक्ट में। दिस इज द वाटर इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? साइन और क्या है? a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। इज इट क्लियर बच्चों? बताओ तुम्हें समझ में आई बात कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप ये बात समझ पाए हैं? यस एंड नो? और बच्चों ये फॉर्मूला मैं आपको बताया है और आपको आना चाहिए कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, सॉरी जल के सापेक्ष, मतलब इस प्रिज्म का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इस लाइन को मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो कि कांच का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष डिवाइडेड बाय, मतलब जो प्रिज्म है, प्रिज्म का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष। अरे बात समझ में आ रही है कि कांच का अपवर्तनांक क्या बोलेंगे इसको? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष डिवाइडेड बाय, सॉरी गलती होगी, वो पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, मतलब कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, जल के सापेक्ष इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष डिवाइडेड बाय वाटर, पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो बच्चों? लिख सकते हो। तो दैट इज द, कितना आने वाला है ये वैल्यू? अब आप वैल्यू डाल दो इसमें कि कितना, दिस इज द साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। इज इट क्लियर? अब वैल्यू रखो बच्चों, ये वैल्यू भी आपको दी है, ये वैल्यू भी आपको दी है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जो जो दिया है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो ये कितना है? 1.66 डिवाइडेड बाय, ये कितना है बच्चों? ये है 1.33 इज इक्वल टू साइन ए कितना है बच्चों? 72 दिया है। ए कितना दिया है? 72 डिग्री। डेल्टा एम ही तो निकालना है हमने, न्यूनतम विचलन कोण डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय साइन 72 डिवाइडेड बाय 2। बताओ बच्चों, एकदम क्लियर है ना? यहां पर एकदम क्लियर है ना? ये लिख सकते हैं बच्चा हम, ये वहां बता दिया हमने अपवर्तन वाले में, ठीक है? तो लेट अस सी हियर, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको पॉइंट हटाओ, इसको पॉइंट हटाओ, तो डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं यहां पर, ये आएगा 1.248 इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना होगा? ये हो जाएगा साइन, और दिख रहा है ना, साइन 72 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई, तो ये साइन 36, 2 3 6 और मतलब 2 3 6, एक बचा 2 6 12, ठीक है? तो कितना हो गया बच्चों? ये आ गया है, मैं प्रश्न मिटा रहा हूं अब, ठीक है? मैं प्रश्न यहां पर से ऊपर से मिटा देता हूं, ठीक है? तो कितना होने वाला है बच्चों? ये आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये हो गया है 1.748 और इज इक्वल टू साइन कितना हो गया? ये 72 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 और साइन 36 की वैल्यू बच्चों ये दी हुई है, ठीक है? तो ये वैल्यू दिस इज 0.5878, थोड़ी सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है बच्चों? तो लेट्स इसको आप इधर लाओ, तो कितना हो गया ये? 1.248 मल्टीप्लाइड बाई 0.5878 इज इक्वल टू साइन, और दैट इज द 72 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इज इट क्लियर? अब सुनना जरा बात को, जब आप इसका मल्टीप्लाइड करोगे, ओह मिटा दिया मैंने यहाँ पर, ओके,
जब आप इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो बच्चों ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.7338, 0.7338 इज इक्वल टू, ये हो गया साइन 72 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अब देखना, जरा आंख का नाक खोल के रखना है, ठीक है, कि ये वैल्यू दी है बच्चों, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये किसकी वैल्यू है, तो आपको दी थी बच्चों ये वैल्यू आपको किसकी दी थी, 47, देखो आपको ये वैल्यू दी थी 47.2 डिग्री इक्वल टू कितना दिया था, 0.7338। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू आपको दी थी, तो ये वैल्यू इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं साइन 47.2 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है, यस एंड नो, इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, और राइट हैंड साइड में तो जो है 72 प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? तो क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों हियर, तो देखो साइन से साइन मैं कैंसिल कर सकता हूं, यस एंड नो, साइन से साइन कैंसिल कर दिया, व्हाट इज लेफ्ट, 47.2 डिग्री इज इक्वल टू 72 है ना बच्चों, प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को इधर लाओ, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होने वाला है बच्चों, ये 2 इधर आएगा तो क्या होने वाला है, देखो ये 2 इधर आएगा तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 और 2 मतलब 2 दूना 4, 2 7 14, एक को 4 हासिल लगा, एक 2 चक्को 8 और 1 9, और कितना हो गया ये 72 और धन डेल्टा एम। तो डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण कितना हो गया बच्चों, 94.4 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो कितना हो गया बच्चों, डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये आ गया 0.4 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 9 में से 7 गया 2, तो इतना डिग्री, जो भी ये आंसर था वो आपका अल्पतम विचलन कोण, ये क्या हो गया बच्चों, अल्पतम विचलन कोण हो गया है। एकदम बात समझ में आई, एकदम बात समझ में आई बच्चों, ये हो गया आपका अल्पतम विचलन कोण हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका अल्पतम विचलन कोण आ गया, कितना आया था, तो ये अल्पतम विचलन कोण आपका आ गया, जितना भी ये 4 मतलब ये 4 बचा, ये कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो इतना डिग्री आपका अल्पतम विचलन कोण आ गया है। समझ में आई बात? अब इसके बाद का क्वेश्चन आसान है, वो तुम सॉल्व करोगे बच्चा, ठीक है, ओके। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप तुम समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर थोड़ी सा आपको क्वेश्चन के हिसाब से अपने को एक्टिव रखना है कि ये वैल्यू दी हुई है, इसका मान, कि जो ये वैल्यू आ रही वो इसका मान आ रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अब थोड़ी अपवर्तक कोण है ना, प्रिज्म कोण ही होता है बच्चों, ये भी प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, ओके बच्चों, 60 डिग्री है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री, जब प्रकाश किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होता है, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होता है, पर प्रिज्म पर प्रिज्म पर आपतित होता है, आपतित होता है मतलब ये इंसिडेंट एंगल है बच्चों, आपतित होता है मतलब आपतन कोण है, आपतित होता है, तब अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, तब अल्पतम विचलन कोण का, तब अच्छा ये दिया है, तब अल्पतम विचलन कोण, तब अल्पतम विचलन कोण
कोण की शर्त पूरी होती है। ओके बच्चों, मतलब जब 45 डिग्री आगमन कोण के लिए अल्पतम विचलन कोण की कंडीशन पूरी होती है तो अल्पतम विचलन कोण का मान है, अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, मान होगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके 60 डिग्री। तो आप आंसर इसका सेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आपका होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आपको इस बार प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है। ठीक है, ओके, तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए प्रिज्म का, तब जाके आप आराम से सॉल्व कर पाते हो बच्चों। ठीक है, और दूसरा कि इसमें आपको कहीं भी नहीं दिया है कि तुम्हारा प्रिज्म पतला प्रिज्म है। ओके, लेकिन आप एक फॉर्मूला इसमें जानते हो बच्चों। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन क्या है कि जब आप डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे तो आपतन कोण I इज इक्वल टू, देखो बच्चों, आपतन कोण I इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला एक a प्लस डेल्टा m बाई 2 भी आया था, है ना। डेरिवेशन में आपका ये देखो, अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करते ना तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। देखो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं n इज इक्वल टू a साइन डेल्टा m a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड साइन a बाई 2, तो इज इक्वल टू n भी है, तो n आपको पता नहीं है प्रिज्म का। ठीक है बच्चा, इज इट क्लियर। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर आप पतले प्रिज्म का यूज करते हैं, ऑल्दो इसमें पतला प्रिज्म का मतलब ही नहीं है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो वो भी आप यूज नहीं कर सकते। तो आपका ये फॉर्मूला आपको यूजेबल, मतलब यहां पर आप यूज करने वाले हैं कि आपतन कोण बराबर a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ये कितना था बच्चों, कितना दिया था आपतन कोण, कितना दिया है आपको 45 डिग्री, कि इतना प्रिज्म पर आपतित होता है 45 डिग्री। प्रिज्म एंगल कितना दिया है 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। बहुत बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया है, तो दैट्स डेल्टा m, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 90 60 प्लस डेल्टा m, तो यहां पर न्यूनतम विचलन कोण बराबर क्या हो गया 90 माइनस 60, तो न्यूनतम विचलन कोण बराबर क्या हो गया 30 डिग्री बच्चा। तो दैट इज द आंसर करेक्ट। ओके, तो ये क्या आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो ये न्यूनतम विचलन कोण का मान, ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा, देखो एन भी नहीं दिया था, पतला लेंस पतला प्रिज्म भी नहीं था, तो आपके पास एक ये फॉर्मूला भी आप फाइंड आउट करते हैं बच्चों। ठीक है, अल्पतम वाली कंडीशन जब आती है बच्चों, अल्पतम वाली कंडीशन, अब मैं बार बार डेरिवेशन पे नहीं जाना चाह रहा हूं कि ये 2i कैसे हुआ था, i प्लस ई दोनों न्यूनतम विचलन कोण के लिए इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या होते हैं सेम हो जाते हैं, तो इसलिए डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो उसी पाथ को दोहरा देता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, ओके। तो एक प्रिज्म के अपवर्तक तल पर आपतन कोण, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल पर 48 के, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल, अपवर्तक तल समझते हो ना, अपवर्तक तल का मतलब कि ये प्रिज्म है ना, तो जिस पर आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो वो अपवर्तक तल। ठीक है, अपवर्तक तल, अपवर्तक तल पर, अपवर्तक तल पर 48 डिग्री 48 डिग्री 48 डिग्री के आपतन कोण पर, के आपतन कोण पर, आपतन दिख रहा होगा, यस नीचे लिख दो, के 48 डिग्री के आपतन, 48 डिग्री के आपतन कोण पर
आपतन कोण पर, ठीक है, 48 डिग्री के आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर, आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर, प्रकाश किरण गिरने पर, प्रकाश किरण गिरने पर क्या होता है बच्चों, गिरने पर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त होती है। गिरने पर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति क्या होती है बच्चों, की स्थिति प्राप्त होती है। तो आपको अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना, तो बताओ डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए डाल दिया मैंने, दैट इज द 42 डिग्री, ऑप्शन बी 38 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री, ऑप्शन डी आपका 36 डिग्री। ओके बच्चों, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाले हैं, यहां पर तो आपको, हाँ इसमें प्रिज्म कोण, आपको प्रिज्म कोण दिया है बच्चों, प्रिज्म कोण भी दिया है इसमें आपको, प्रिज्म कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। ठीक है बच्चों, प्रिज्म कोण ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, कि प्रिज्म कोण का मान कितना 60 डिग्री है। तो बताओ कि कितना आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो दैट इज द सॉल्यूशन, वही फॉर्मूला यूज करना है, I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ रहा है, तो देखो कि एक प्रिज्म के अपवर्तक तल पर 48 डिग्री के आपतन कोण पर इंसिडेंट एंगल, प्रकाश किरण गिरने पर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त होती है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई कितना दिया है 48 डिग्री, ए कितना दिया बच्चों 60 डिग्री, प्लस डेल्टा एम ये निकालना है, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 96, 60 प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 96 माइनस 60, तो डेल्टा एम आ गया आपका 36 डिग्री, है ना बच्चों। तो दैट्स मिनिमम डेविएशन एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 36 डिग्री, आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, 36 डिग्री आंसर आ रहा है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है ना, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि इससे पहले हम ये क्वेश्चन इस प्रकार का कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। ठीक है, कि कैसे डेविएशन एंगल चेंज होगा जब हम पानी में आपके प्रिज्म को क्या करेंगे, इमर्स्ड करेंगे बच्चों। तो कैसे डेविएशन एंगल आपका चेंज होता है बच्चों। ठीक है, ओके, दैट इज ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन हम लिखते हैं इसका, ओके, कि वायु में स्थित कांच का, वायु में स्थित कांच का, कांच के प्रिज्म, वायु में स्थित कांच का पतला प्रिज्म। ओके बच्चों, कांच का पतला प्रिज्म, कांच का पतला प्रिज्म, प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री, प्रकाश किरण में, प्रकाश किरण में, किरण में 4 डिग्री, प्रकाश किरण में 4 डिग्री अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को, यदि इस प्रिज्म को, यदि इस प्रिज्म को द्रव में, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, इसी सेटअप के साथ जल में रख दें, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो यह कितना अल्पतम, तो यह अल्पतम विचलन कोण,
अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। ठीक है बच्चों, और इसमें आपको जो वैल्यू दी है वो दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर 3/2, मतलब कांच का प्रिज्म का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और दूसरा दिया है आपको वाटर का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक बच्चों? पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, और वो दिया है आपको 4/3। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसमें ऑप्शन आपको दे देता हूं। ए 1 डिग्री, बी 2 डिग्री, सी 3 डिग्री, और 4 डी डिग्री। डी आपका 4 डिग्री। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसका आप क्या करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है? वायु में स्थित कांच का पतला प्रिज्म है, प्रकाश किरण में 4 डिग्री अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो यह अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यह अल्पतम विचलन कोण उत्पन्न करेगा। कितना करेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2, मतलब 1.5 जो भी है, और पानी का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है 4/3, मतलब 1.33 बच्चों। ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि तुम्हारे सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, तो उसको आप याद रखोगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया है आपको न्यूनतम। ये क्या दिया है आपको? न्यूनतम विचलन कोण। किसमें बच्चों? ईयर में, वायु में। कितना दिया है? 4 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण ईयर में कितना दिया है आपको? 4 डिग्री। अब एक फॉर्मूला, ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं बच्चों, कि ये फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कांच का पानी के सापेक्ष जल में जो अपवर्तनांक है, मतलब प्रिज्म का जल में जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है बच्चों? प्रिज्म का, दैट इज द ग्लास का ईयर में अपवर्तनांक, और ये पानी का ईयर में अपवर्तनांक, मतलब दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर। तो देखो ये आपको दिया हुआ है। ये कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 3/2। ये कितना दिया है बच्चों? ये दिया है आपको 4/3। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 9/8। ये ऊपर जाएगा, 3 3 9 और 4 दूना 8। तो मतलब कांच का जल के सापेक्ष जो अपवर्तनांक हो गया वो आ गया 9/8 आ गया बच्चों। ठीक है, ओके माय चाइल्ड। ठीक है, तो अब आपको एक फॉर्मूला वही उसी को डिवाइड करके के कांच में आप पहले फॉर्मूले को बनाओ, फिर आप पहले वायु में फॉर्मूला बनाओ, फिर कांच में फॉर्मूला बनाओ, फिर डिवाइड करो, एंड सो ऑन करके आपको एक फॉर्मूला मिलता है बच्चों, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसको आप क्या रखेंगे बच्चों? ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव, वो न्यूनतम विचलन कोण इन ईयर डिवाइडेड बाय न्यूनतम विचलन कोण इन वाटर। ये क्या होने वाला है बच्चों? ये आपका आने वाला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर -1 बच्चों। ये आप फॉर्मूला, या सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, refractive index of water with respect to, that's ये वैल्यू आपका क्या है? refractive index of glass with respect to water, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये फॉर्मूला आप क्या रखेंगे बच्चों? याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो। तो आप यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव, वो जल में
न्यूनतम विचलन कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वैल्यू आप रखो इसमें, ये वैल्यू कितनी है 4 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आपको निकालना है डेल्टा एम इंटू वाटर में इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है 3/2 -1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी आई थी 9/8 -1 ये कितना हो गया 4 बाई डेल्टा एम विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 2 एकम 2 3 में से 2 गया 1/2 डिवाइडेड बाय 8 एकम 8 9 में से 8 गया 1/8 तो कितना हो गया बच्चों ये कितना हो गया दिख रहा है ना। तो दैट्स 4 बाई डेल्टा एम विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये उल्टा होगा तो 8/2 तो 2 चक्को 8 तो कितना हो गया 4 से 4 मर गया ये डेल्टा एम इधर जाएगा। तो दरअसल कि मिनिमम डेविएशन एंगल अच्छा इधर ही कर देता हूं मैं ठीक है। मिनिमम डेविएशन एंगल विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 1 आ गया 1 डिग्री। ठीक है इज इट क्लियर। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप जब लेंस पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको ये फॉर्मूला इस प्रकार का मिलता है। तो फोकस दूरी में आपको इस प्रकार का फॉर्मूला मिलता है ठीक है। तो थोड़ी सा इसको आप ध्यान रखेंगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों इसके बाद हम कुछ और इसमें चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है आई होप तुम समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है ओके ठीक है बच्चों है ना। ठीक है तो फिर और इसमें क्वेश्चन हम करते हैं ठीक है और कुछ बातें इसमें करते हैं बच्चों। ठीक है ठीक है अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी को करते हैं इसके बाद क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप बच्चों खुद सॉल्व कर सकते हैं इस पर। ठीक है तो जितने क्वेश्चन आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं आप करिए स्वयं। ठीक है बच्चों तो यहाँ पर जो हम रे ऑप्टिक्स अभी पढ़ रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स का जो लास्ट टर्म आपका आता है बच्चों जो आपके सिलेबस में भी है वो आता है आपका सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बच्चों। ठीक है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आपके आता है और इस पर क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये सारा का सारा किस पर निर्भर कर रहा है रे ऑप्टिक्स पर। रे ऑप्टिक्स क्यों लेते हैं बच्चों हम इसमें क्योंकि इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव लेंस है और आपके मिरर है प्रिज्म है इनका जो साइज है वो लाइट के इंसिडेंट साइज से क्या है बहुत बड़ा है इसलिए हम क्या लेते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स कंसीडर करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक आपका बच्चों क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी बच्चों। ठीक है तो अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में चर्चा करते हैं माइक्रोस्कोप बच्चों। ठीक है ओके दैट इज द सूक्ष्मदर्शी। ओके सूक्ष्मदर्शी तो माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें छोटी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है बच्चों कि दैट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफाइज द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर हम खुली आंख से किसी चीज को एग्जैक्ट कब देख पाते हैं जब और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चों। अगर हमें कोई वस्तु देखनी है माना मुझे ये मार्कर देखना है तो मैं इसको सही तरीके से कब देख सकता हूं जब मिनिमम इसकी डिस्टेंस मेरी आंख से क्या हो बच्चों 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। अगर मैं इसको 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाऊंगा तो ये मार्कर मुझे सही नहीं दिखेगा। ठीक है तो मिनिमम डिस्टिंक्ट डिस्टेंस जो होती है आइज के लिए वो कितनी होती है बच्चों मिनिमम डिस्टिंक्ट डिस्टेंस आइज के लिए कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों ठीक है अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है माना कोई ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों तो ये ऑब्जेक्ट मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है या छोटा दिखाई दे रहा है इस बात पर निर्भर करेगा। सपोज दैट ये यहां मेरी आंख है तो देखो यहां पर ये एंगल थीटा है। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो इस पर जो आंख द्वारा कोण बनेगा वो छोटा बनेगा लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया ये आपका वस्तु थी मतलब ये क्या थी आपकी वस्तु थी ये एंगल माना अभी थीटा है तो बच्चों इसको बोलते हैं विजुअल कोण मतलब विजुअल एंगल दृश्य कोण की
किसी वस्तु पर आंख द्वारा जो बना कोण है बच्चों वो दृश्य कोण है, ठीक है। लेकिन अगर ये वस्तु नजदीक आएगी तो क्या होगा, दृश्य कोण बढ़ता जाता है बच्चों, दृश्य कोण बढ़ता जाता है। अगर मान लिया जाए ये वस्तु यहां पर आ जाएगी तो इस टाइम दृश्य कोण क्या होगा आंख पर, ये हो जाएगा बच्चों। तो मतलब आपका दृश्य कोण जो आप बोल सकते हैं कि दैट्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजिबल एंगल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजिबल एंगल। यहां पर मुझे हाइट ज्यादा दिखाई दे रही, विजिबल कोण बड़ा है। यहां पर हाइट कम दिखाई देगी क्योंकि विजिबल कोण छोटा है। तो अब बच्चों सबसे पहले आप विजिबल एंगल, जो दृश्य कोण होता है, विजिबल एंगल, विजिबल एंगल क्या होता है, दृश्य कोण, दृश्य कोण, ठीक है बच्चों। दृश्य कोण किसी क्या होता है बच्चों कि किसी वस्तु पर आंख द्वारा जो बना गया कोण है वो क्या है बच्चों, दृश्य कोण है। किसी भी वस्तु पर, ये वस्तु की हाइट माना h है, ये एंगल थीटा है, यहां पर आंख से आप देख रहे हैं, तो ये जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं हम, विजिबल एंगल बोलते हैं, विजिबल एंगल बोलते हैं। अब इस टर्मिनोलॉजी में एक पॉइंट आता है बच्चों कि व्हाट इज द एंगल अल्फा, कि जो आपका अल्फा कोण है वो कितना है बच्चों। अगर आपने वस्तु को, सुनना जरा बात को, अगर आपने वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, मतलब ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या है, 25 सेंटीमीटर। अगर मैंने ये वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखा है और फिर आंख द्वारा इसका एंगल मैं देख रहा हूं बच्चों, तो उस एंगल को बच्चों डिनोटेट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोटेट करते हैं, अल्फा से। किससे डिनोटेट करते हैं बच्चों, अल्फा से। तो दैट इज द विजिबल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों वस्तु पर बना दृश्य कोण। दृश्य कोण कब, यदि वस्तु कहां पर रखी है बच्चों, वस्तु 20 डी दूरी पर रखी है। डी मतलब स्वस्थ आदमी के लिए कितनी दूरी है, 25 सेंटीमीटर। यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो तब बच्चों अल्फा इज इक्वल टू, तब अल्फा ये दूरी डी है, तब ये जो थीटा एंगल होता है इसको किससे डिनोटेट करते हैं, अल्फा से। वैसे तो थीटा है, कितनी दूरी पर भी हो सकता, कितना नजदीक पर भी हो सकता, लेकिन अगर आपने किसी वस्तु को डी दूरी पर रखा है, डी मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तब वस्तु पर आंख द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, दृश्य कोण। या विजिबल एंगल फॉर्म्ड एट ए ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टिंक्ट डिस्टेंस बच्चों। तो ये आप यहां पर टेन माना वस्तु की हाइट है h, तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू लंब बटे आधा, तो लंब कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी है आपका, तुम इसको HO से डिनोटेट कर सकते हैं या H से डिनोटेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय D। तो जब आप बहुत छोटी वस्तु को देखते हैं बच्चों, क्योंकि अब सरल सूक्ष्मदर्शी आप यूज करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाथी देखेंगे उससे, आप उससे छोटी वस्तु को देखते हैं, तो जब आपने छोटी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बच्चों 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपने ये वस्तु रखी है, तो 100% ये अल्फा और कोण क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और जब अल्फा कोण बहुत छोटा होता है तो टेन अल्फा कहां की तरफ टेंड हो जाता है बच्चों, अल्फा की तरफ। तो अल्फा इज इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहां पर, H अपॉन D। तो ये कोण कब लिया गया है बच्चों, ये कोण बिना सूक्ष्मदर्शी के लिया गया है। हर जब आप सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे और टेलीस्कोप दूरदर्शी, आप सरल दूरदर्शी पढ़ेंगे और अलग मतलब आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, तो हर टाइम अल्फा कोण जो होगा वो बिना इंस्ट्रूमेंट के लिया जाएगा। कब, जब आपकी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, और उसको हम किससे डिनोटेट करने वाले हैं, कैपिटल डी से डिनोटेट करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये हर के लिए ये चीज हम ये वाली बात सबके लिए समान रूप से अप्लाई करने वाले हैं हर इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है।
ओके अब सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं हम, छोटी वस्तुओं को बड़ी देखने में ये सहायता प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। अब जो मैग्निफिकेशन का आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप से इट इज डिनोटेड बाय एम, चाहे टेलीस्कोप का हो माइक्रोस्कोप का हो, सबका फॉर्मूला सेम रहने वाला है बच्चों। तो दैट्स मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्या होगा बच्चों, द एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, इमेज द्वारा प्रतिबिंब की हाइट बच्चों। तो दैट इज द विजुअल एंगल, सॉरी विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, visual angle formed by an object at distance d, formed by object at kept d, जब उसको कहां पर रखा है, 25 सेंटीमीटर पर रखा है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखोगे इसको कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दृश्य कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दृश्य कोण, विजिबल एंगल डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे बच्चों इसको, जब वस्तु द्वारा बना दृश्य कोण जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब डी दूरी पर रखी हो, ओके बच्चों। कैसे लिखने वाले हैं इसको लिखने वाले हैं अंतिम प्रतिबिंब का जो एंगल बनता है बच्चों उसको बीटा से डिनोटेट करते हैं। तो tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइडेड बाय, कौन सा वाला, ये वाला कोण कौन सा है बच्चों, बिना इंस्ट्रूमेंट के जब आपने वस्तु को डी दूरी पर रखा है तब आपकी नंगी आंख कितना एंगल इस पर बना रही है, वो वाला कोण है बच्चों ये अल्फा। इज इट क्लियर, इसका इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना बड़ी वस्तु बनाता है, वस्तु का आकार कितना बड़ा कर देता है, तो m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा बच्चों। तो इसमें दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी हमारे यूज होने वाले हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप अपनी लैब में यूज करते हैं बच्चों बड़ी ऑब्जेक्ट दिखने के लिए, वो सरल सूक्ष्मदर्शी है। केवल एक कॉन्वेक्स लेंस से आप सरल सूक्ष्मदर्शी बना सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद कंपाउंड, जो आपका कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर, पढ़ते रहो, आनंदित रहो। और बच्चों ये जो ये हफ्ता है ये नेशनल साइंस डे के, साइंस वीक के रूप में हम मना रहे हैं, है ना। तो आप जानते हो कि सीवी रमन ने जब रमन इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड खोज की थी 28 फरवरी 1928, तो उनके इस पब्लिकेशन के दिवस पर इस हफ्ते को हम नेशनल साइंस डे के रूप में बच्चों मना रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बिंदास रहो।